नमस्कार दोस्तों, 28 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं। आज 5 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और वैसे भी मैं आपको आर्टिकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही बताता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि जो यूजलेस चीज़ें मैं उनको इग्नोर करूं। तो पहला जो टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन को लेके। देखिए, प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन को लेके हमारी सरकार ने बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, स्वच्छ भारत मिशन। इन सब में प्लास्टिक वेस्ट को सॉर्ट आउट करने की प्रोविजंस हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो प्लास्टिक को पैदा कर रहा है, जो वेस्ट की चीज़ों को बना रहा है, वही उसके डिस्पोजल को भी देखेगा। फॉर एग्जाम्पल, HP कंपनी ने मान लीजिए एक लैपटॉप बनाया, कभी ना कभी तो वो लैपटॉप डिस्कार्ड होगा, तो डिस्कार्ड होते वक्त उसके डिस्कार्डेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी HP को देखना है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में एक प्लेयर जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया है वो है स्क्रैप डीलर्स, रिप्रोसेसिंग प्लांट्स और वेस्ट पिकर्स। देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर में आपको पता होगा कि अक्सर कर कबाड़ी वाले आते हैं और वो गंदगी उठा के लेके जाते हैं। तो ये जो वेस्ट डीलर्स हैं, वेस्ट पिकर्स हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर में, इनको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैकेनिज्म में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमको वेस्ट प्रोसेसिंग के इकोसिस्टम को एफिशिएंटली हैंडल करना है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे बेलागावी ऑन द बॉयल। ये एक बहुत पुराना इशू है। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे एक गांव है जिसका नाम है बेलागावी। अभी के लिए एक बेलागावी गांव कर्नाटका के कंट्रोल में है, लेकिन महाराष्ट्र का बोलना है कि बेलागावी हमारा है। महाराष्ट्र के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है MES नाम का, जिसका नाम है महाराष्ट्र एकीकरण समिति। ये महाराष्ट्र एकीकरण समिति बहुत लंबे समय से इस बेलागावी के इलाके को महाराष्ट्र के अंदर मिलाने की कोशिश कर रही है, बट कर्नाटका छोड़ने को तैयार नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंदिरा गांधी तक को भी टेंशन दे चुका था, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं द कोल्ड ट्रुथ अबाउट इंडियाज इनकम इनइक्वालिटी। भाई, इंडिया में कितनी इनकम इनइक्वालिटी है, इसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। और हमने जब शुरुआत में 5 ईयर प्लान्स इंप्लीमेंट किए नेहरू जी के अंदर, तो कुछ हद तक हम लोग इनकम इनइक्वालिटी को कम कर पाए थे। लेकिन जब से 1980s 1990s के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है, उसके बाद से इंडिया दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री बन चुकी है। और ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है लेटेस्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो लेटेस्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट क्या बता रही है, इसको देखेंगे। कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स भी हैं जो कि आप अपने एग्जाम में भी कोट कर सकते हैं, नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर चाइना के अंदर ये जो हांगकांग के पॉलिटिकल स्टेटस को बदल दिया था। देखिए, 1997 में यूके ने हांगकांग को चाइना को हैंडओवर कर दिया था, और उस समय पे चाइना के हेड थे डेंग जाओपिंग। डेंग जाओपिंग ने प्रॉमिस किया था कि 50 साल तक हम लोग हांगकांग की डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। अब 1997 से 2021 लगभग 24 साल में उन्होंने वहां की डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट कर दिया। लेकिन चाइना को यह उम्मीद है कि भले ही पॉलिटिकली उन्होंने हांगकांग के ऊपर कब्जा कर लिया, डिक्टेटरशिप ले आए, लेकिन उसका फाइनेंशियल स्टेटस वैसा ही रहेगा। देखिए, हांगकांग एक ऐसी जगह है जिसको गेटवे टू चाइना समझा जाता है। गेटवे टू चाइना मतलब अगर आप हांगकांग में अपना बिजनेस रजिस्टर करते हो तो चाइना के मार्केट्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। इसीलिए हांगकांग आज की डेट में फाइनेंशियली बहुत साउंड है। हांगकांग की फाइनेंशियल साउंडनेस ना चली जाए, ये पूरी की पूरी कोशिश है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, चूंकि फाइनेंशियल पावर इज द बिगेस्ट पावर, ये हम सबको पता है। तो इसके रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। और नागालैंड में रिसेंटली एक पैनल बनाया गया है, एक हाई पावर्ड पैनल बनाया गया है नागालैंड का, जिसको लीड करेंगे एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेंटर के। तो इस प्रकार की कोई कंफर्मेशन अभी केंद्र की सरकार की तरफ से तो नहीं आई है, बट नागालैंड की सरकार ने यहां पे कंफर्मेशन दे दी है कि हम ये जो मॉन मैसेक्रे है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफस्पा के ऊपर डाली जा रही है, तो एफस्पा को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाएंगे। तो चलिए, कम से कम कुछ एक कदम तो आगे बढ़ा एफस्पा को हटाने की तरफ नागालैंड के अंदर। एफस्पा कहां कहां लगा हुआ है, कब कब किस जगह से हटाया गया, क्या इसके बारे में हुआ है पहले, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। वैसे तो इन्फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत पहले आपको दे चुका हूँ, लेकिन आप लोग भी बोलते हो सर कि हल्का फुल्का रिवीजन करा दिया करिए, तो आर्टिकल को इसको एक बार देख लेंगे दोबारा। 5 आर्टिकल्स टोटल मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं ये बेलागावी वाले टॉपिक से। छोटा सा टॉपिक है। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे वीडियो पे, उतना ही ज़्यादा इस वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट, द ओनस इज ऑन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका गवर्नमेंट्स टू इंश्योर पीस एट द बॉर्डर।
देखिए बेलागावी का जो बॉर्डर टाउन है 1956 से कर्नाटका का पार्ट है, ठीक है। पिछले 15 दिन से इस बेलागावी में काफी तनाव चल रहा है, रह के यहाँ पे तनाव चलता रहता है और जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तनाव थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र एकीकरण समिति, एक मराठी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बोलना है कि बेलागावी को आप महाराष्ट्र में मिलाओ, ठीक है। आप कह सकते हो 1956 से डिस्प्यूट चला आ रहा है कि बेलागावी महाराष्ट्र का कर्नाटका का। देखिए ऑन पेपर और अभी के लिए देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से तो बेलागावी कर्नाटका में ही है, लेकिन महाराष्ट्र साइड के लोगों का पूरी कोशिश रहती कि बेलागावी को अपनी तरफ मिलाओ। कर्नाटका भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग, कर्नाटका कह रहा हम देंगे नहीं बेलागावी। तो कर्नाटका ने क्या किया कि जो विंटर सेशन होता है ना इनके लेजिस्लेचर का, ये बेलागावी में कंडक्ट करते हैं 2006 से। तो जितना ज्यादा ऑफेंसिव यहाँ पे महाराष्ट्र वाले हो रहे हैं कि भाई बेलागावी हमारा है, उतना ही कर्नाटका वाले बोल रहे हैं कि ये हमारा है। और कर्नाटका वालों ने तो विंटर सेशन ही बेलागावी में करना शुरू करवा दिया। और अभी के लिए जब ये विंटर सेशन कर्नाटका का चल रहा था बेलागावी में, तो ये जो MES नाम का ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र एकीकरण समिति, इसने महामेलवा रैली करवा दी बेलागावी में। तो एक तरफ पे लेजिस्लेटिव सेशन चल रहा है विंटर सेशन कर्नाटका का, दूसरी तरफ रैली करवा रहे हैं महाराष्ट्र की ये एकीकरण समिति वाले लोग। तो ओवरऑल काफी टेंस सिचुएशन हो रखी है यहाँ पे। और इसके बीच में कुछ घटनाएं भी होंगी। क्या घटनाएं हुई? तो कुछ कन्नड़ एक्टिविस्ट ने बेलागावी के पास MES लीडर का मुंह काला कर दिया। अब इस बात पे गुस्सा हो गया भाई, कह लो आप मराठी लोग। तो मराठी आउटफुट्स ने क्या किया कि जो कन्नड़ फ्लैग था उसको जला दिया कोल्हापुर महाराष्ट्र में। अब इस बात पे कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशंस नाराज हो गए, ठीक है। कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला ये सब क्या हो रहा है। तो कन्नड़ एक्टिविस्ट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब हम इसका बदला लेंगे। तो बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो इमेज थी उसके ऊपर इंक गिरा दी। तो अब देखिए क्या हो रहा है, टिट फॉर टैट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी महाराज को इंसल्ट करने से शायद कन्नड़ एक्टिविस्ट को लगा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो यहाँ पे आई फॉर आई चल रहा है, तुमने ये किया तो हम ये करेंगे, तो हम ये करेंगे। इससे जो लड़ाई है वो बढ़ती चली जा रही है। अब जब छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैच्यू पे इंक गिराई तो MES वाले नाराज हो गए, महाराष्ट्र वाले। इन्होंने एक कह लें कि बेलागावी पे कर्नाटका के एक सेंचुरी आइकॉन है, कर्नाटका के एक पर्टिकुलर पर्सन थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आप कह लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट किया था। इनका नाम है संगोली रायन। संगोली रायन एक 19th सेंचुरी के आइकन है कर्नाटका की। इनकी जो इमेज थी, स्टैचू थी, इसको वेंडलाइज कर दिया, तोड़ दिया। तो टिट फॉर टैट आप कह लो चीजें काफी गरमाई हुई नजर आ रही है पिछले 15 दिनों में। अब इस बीच में जब इतना कुछ होने लगा तो कुछ कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि पूरा स्टेट बंद रखो 31 दिसंबर को। लेकिन स्टेट बंद के लिए सब तैयार नहीं है। स्टेट बंद में पूरे के पूरे बिजनेसेस इंपैक्ट हो जाते हैं, जॉबें इंपैक्ट हो जाती हैं, लोगों की लाइवलीहुड्स इंपैक्ट हो जाती है। और दोनों तरफ की सरकारें भी अपने अपने ग्रुप्स का साथ दे रही हैं। जैसे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने बोला है कि भाई जो शिवाजी स्टैचू के साथ इंक गिराई गई ये गलत है। मिस्टर बसवराज बोम्मई ने बोला है कि जो संगोली रायन की आपने स्टैचू बर्बाद की ये गलत है। और दोनों स्टेट्स आपस में एक दूसरे के साथ वर्बली स्पैट कर रहे हैं और दोनों स्टेट्स का यही लॉजिक है, बेलागावी उनका है। महाराष्ट्र बोल रहा है बेलागावी हमारा, कर्नाटका बोल रहा है बेलागावी हमारा। अभी के लिए बेलागावी के ऊपर कंट्रोल किसका है? तो ये है किसका? कर्नाटका का। अब MES की बात की जाए, महाराष्ट्र एकीकरण समिति, बेसिकली बेलागावी के इश्यू को लड़ने के लिए ही ये MES बनाई गई थी। एक्चुअली ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से बनी थी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र एकीकरण समिति के बहुत सारे मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी बन चुके हैं, लोकल पोस्ट जीत चुके हैं, लेकिन ये एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ते हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसको याद रखिएगा। एक्चुअली में महाराष्ट्र एकीकरण समिति ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका एग्जिस्टेंस इस बात पे डिपेंडेंट है कि बेलागावी का इशू ओपन रहे। अगर बेलागावी का इशू दब जाता है, उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती है, तो महाराष्ट्र एकीकरण समिति का जो वजूद है वो भी मिट जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति वाले समय समय पे बेलागावी का जो इशू है इसको उठा के ओपन में लेके आने पड़ते हैं। और लोकल पॉलिटिक्स में बेलागावी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेलागावी की तरफ से आप कह लो कि मतलब आसपास के इलाकों में जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति की जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो इलेक्शन वगैरह भी जीत जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि बेलागावी इशू एक ऐसा इशू है जिसने खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी टेंशन दी थी। 1966 में 1966 में इंदिरा गांधी जी बहुत प्रेशर में थी इस बॉर्डरों को सॉर्ट आउट करने के लिए। उस समय पे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बड़ा बवाल था, बेलागावी किसका। इंदिरा गांधी जी के सामने सवाल आया तो इंदिरा गांधी जी ने सबसे बेस्ट तरीका अपनाया, महाजन कमीशन बना दिया इस सवाल के सॉर्ट आउट करने के लिए। इस महाजन कमीशन ने 1967 जनरल इलेक्शन से पहले बनाया गया, इसने रिपोर्ट जनरल इलेक्शंस के बाद दी और इसकी रिपोर्ट के हिसाब से जो बेलागावी टाउन था
वो कर्नाटका के पास रहेगा, ठीक है ना, महाराष्ट्र के पास नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र ने इस डिसीजन को माना नहीं, महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट में चला गया बेलागावी टाउन को लेकर, और तब से जो बेलागावी टाउन का इशू है वो आज तक बर्निंग है। और जब तक ये MES की पॉलिटिक्स रहेगी तब तक इस इशू को उजागर रखा जाएगा। क्योंकि देखिए इंडिया में बहुत सारे इश्यूज इसलिए नहीं पनपते चूंकि वो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, लोगों की लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए पनपते हैं चूंकि कोई ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसके दम पे जिंदा है। नेक्स्ट बात करते हैं द गैप्स इन द प्लान्स टू टैकल प्लास्टिक वेस्ट। तो भाई अक्टूबर 2021 की बात हो रही है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट रेगुलेशन रिलीज किए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के, और ये लागू होने हैं 31 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। अब कह सकते हो कि जो कुछ भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में बोला गया, वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में बोला गया, स्वच्छ भारत मिशन का जो बेसिक एथोस है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं ये EPR के नॉर्म्स। एक्चुअली में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी करता क्या है, किसी एक प्रोडक्ट का अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो मैन्युफैक्चरर सिर्फ उस प्रोडक्ट को बनाना ही नहीं देखेगा। जब भी मान लो कोई FMCG कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में बेचती है, तो वो अपने कॉस्ट में क्या क्या चीजें जोड़ती है, उस प्रोडक्ट को बनाना, उसको पैक करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है भाई। लेकिन अब इस कंपनी को ओवरऑल उस प्रोडक्ट के डिस्पोजल के बारे में भी सोचना पड़ेगा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई लैपटॉप कंपनी लैपटॉप बना रही है, कोई फोन कंपनी फोन बना रही है, तो वो फोन जब यूज होके E-वेस्ट बन जाएगा या कोई दूसरा प्रोडक्ट प्लास्टिक वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस वेस्ट का मैनेजमेंट भी उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आता है, और उसके लिए उस कंपनी को प्रॉपर रिसाइकलिंग, रीयूज, कलेक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीजों में ये जो वेस्ट प्रोसेसिंग है, इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर कंपनी के पास जा रही है, और एक तबका यहां पे इग्नोर हो रहा है जिसको आप बोलते हो वेस्ट पिकर्स। वेस्ट पिकर्स इनफॉर्मल सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अब तक अगर आप देखो तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाइडलाइंस आने से पहले जो भी कचरा, जो भी वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट हो, E-वेस्ट हो, इसके डिस्पोजल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता था, ये वेस्ट पिकर्स प्ले करते थे। और अभी के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो गाइडलाइंस आई हैं उनमें इन वेस्ट पिकर्स को मेंशन नहीं किया गया है, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए इन गाइडलाइंस को रेट्रोग्रेसिव बोला जा रहा है, पिछड़ा हुआ बोला जा रहा है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क में इन वेस्ट पिकर्स को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क में होना क्या चाहिए आइडियली, तो प्लास्टिक और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक तरीके से किया जाए। एक्सटिंक्टिंग मशीनरी में अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करते हैं, तो जो भी वेस्ट हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिंक्रोनाइज करके एक जगह पे रख के डुप्लीकेशन को अवॉइड करना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को पॉजिटिव रखना, ठीक है, नॉन कॉम्प्लायंस के लिए पेनाल्टीज रखना। बेसिकली 3 इलाके हैं जहां पे गाइडलाइंस को इंपॉर्टेंटली आगे बढ़ना चाहिए था बट वो पीछे पड़ रही है। एक तो पीपल, दूसरा प्लास्टिक्स, तीसरा प्रोसेसिंग। प्लास्टिक्स के रिस्पेक्ट में इन EPR गाइडलाइन से प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं बता रखी हैं। पीपल को कैसे मोबिलाइज किया जाएगा और इस वेस्ट को प्रोसेस कैसे किया जाएगा, इन 3 चीजों के रिस्पेक्ट में ओवरऑल ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जो गाइडलाइंस है EPR की रिलीज की गई रेगुलेशंस वो इनफ नहीं है। पीपल के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो ऑथर क्या कह रहा है कि भाई डेकेड से जो वेस्ट पिकर्स हैं जो कि डेंजरस और अनसैनिटरी कंडीशंस में काम करते हैं वो ओवरऑल यहाँ पे गंदगी को टैकल कर रहे हैं। इसमें बहुत प्रकार के स्क्रैप डीलर्स आते हैं, एग्रीगेटर्स आते हैं, रीप्रोसेसर्स आते हैं, और लंबे समय से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के काम को यही देख रहे हैं। इनफैक्ट सारे वेस्ट मैनेजमेंट को काम को यही देख रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट को भी यही देख रहे हैं। ओके, ये जो वेस्ट पिकर्स हैं ये चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं, रीयूज करते हैं, गंदगी में से जो प्लास्टिक वाला एलिमेंट है उसको उठा के अलग से स्टोर करते हैं और उसको प्लास्टिक रिसाइकलर्स के पास लेके जाते हैं, इसके लिए इनको ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में ये वेस्ट पिकर्स लंबे समय से काम कर रहे थे, और अब तक जितनी भी सफाई होती है, ठीक है, सिटीज़ में, वाटर बॉडीज़ में, डंप साइट्स में, वो कहीं ना कहीं इन वेस्ट पिकर्स के चलते ही होती है। अभी के लिए देखा जाए तो 15 लाख से 40 लाख इनफॉर्मल वेस्ट सीकर्स इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। इनके पास किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इनके पास ना ही हेल्थ इंश्योरेंस है, ना ही मिनिमम वेजेस है, ना ही इनके पास बेसिक प्रोटेक्टिव गियर है, ठीक है ना। और इंडिया के अंदर जो भी आप कह लो वेस्ट रिसाइकलिंग हो रही है वो इन्हीं इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स की वजह से हो रही है। तो EPR गाइडलाइंस में इनको इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन इनको पूरी तरीके से डिसरिगार्ड कर दिया गया, इनको स्टेक होल्डर माना ही नहीं गया है। इनफैक्ट इनको इग्नोर करके
एक पैरेलल प्राइवेट प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन और रिसाइकलिंग चेन बनाने की बात की गई। जैसा कि मैंने बताया ना कि एक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया तो वही कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिस्पोजल करने की भी एक सप्लाई चेन बनाएगी, प्लास्टिक वेस्ट चेन बनाएगी। तो जब ऑलरेडी यहां पे इनफॉर्मल सेक्टर में लोग अवेलेबल हैं, वेस्ट पिकर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनको फॉर्मलाइज करो ना, उनके लिए चीजें अच्छी करो ना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाओ ना। इन प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरर से पैसा निकाल के इनकी जेब में डालो, चीजें अपने आप अच्छी होने लगेंगी। प्लस अगर आप इन वेस्ट पिकर्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दोगे तो ये वेस्ट पिकर्स अपना 60% इनकम वेस्ट प्रोसेसिंग के धंधे से चलाते हैं, तो ये भी लाइवलीहुड इनका चला जाएगा। तो ईपीआर फंड्स को डिप्लॉय करके सबसे पहले तो ये जो फॉर्मल सेक्टर के एक्टर्स हैं, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर एक्टर्स हैं, वेस्ट पिकर्स, इनको मैप करने की जरूरत है, रजिस्टर करने की जरूरत है, इनकी कैपेसिटी इनहेंस करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की जरूरत है, इनको टेक्नोलॉजी दो, इनको मॉनिटर करो और ओवरऑल इनको आप ताकतवर बनाओ ताकि ये वेस्ट को सेग्रीगेट कर सके। तो पीपल के कंटेक्स्ट में ऑलरेडी वेस्ट प्रोसेसिंग की इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग अवेलेबल हैं उनको स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। दूसरा, ईपीआर गाइडलाइंस में प्लास्टिक से रिलेटेड इनफ चीजें नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ईपीआर गाइडलाइंस में जब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है तो केवल प्लास्टिक पैकेजिंग की बात आती है। अब नो डाउट प्लास्टिक पैकेजिंग आप कह लो बहुत बड़ा इशू है। आप देखो अमेजोन का या फिर फ्लिपकार्ट का, जब भी आपके घर के अंदर कोई पार्सल आता है तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो प्लास्टिक रिसाइक्लेबल होती है, नो डाउट एचडीपीई लिखा होगा या कोई और तरीके का प्लास्टिक ग्रेड लिखा होगा, वो रिसाइक्लेबल होती है, लेकिन फिर भी वो अकेली प्लास्टिक नहीं है। बहुत सारी प्लास्टिक पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक्स होती है जिनको सिर्फ एक बार प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाद में उनको फेंक दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्लास्टिक आइटम्स हैं जो कि मल्टी मटेरियल होते हैं, जो सैनिटरी पैड्स में लगते हैं, चप्पलों में लगते हैं, पॉलिएस्टर में लगते हैं, जो कि एक ह्यूज वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज बन के हमारे सामने खड़े हुए हैं। अगर आप प्लास्टिक पैकेजिंग की बात करो तो प्लास्टिक पैकेजिंग में एग्जाम्पल जैसे कि मैंने दिया कि जो घर पे ई कॉमर्स के थ्रू कोई प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुआ अमेजोन टाइप, तो उसके ऊपर प्लास्टिक पैकेजिंग होगी, सिंगल यूज होगी, उसको यहाँ पे डिस्पोज करने के लिए सरकार नियम कानून बना रही है। लेकिन मल्टी मटेरियल प्लास्टिक आइटम्स जैसे सैनिटरी पैड, चप्पल और पॉलिएस्टर जैसे चीजों में लगने वाले प्लास्टिक्स को यहाँ पे ईपीआर गाइडलाइंस के अंदर सरकार ने इंक्लूड ही नहीं किया। तो यहाँ पे ये जो ईपीआर गाइडलाइंस है वो रिग्रेसिव हो गई हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग को भी आप 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हो। एक वो कैटेगरी जो कि रिसाइकिल की जा सकती है और इफेक्टिवली हैंडल की जा सकती है इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा। दूसरी वो जो टेक्नोलॉजिकली तो रिसाइक्लेबल है लेकिन उसको रिसाइकिल करना इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। तीसरी वो जो कि टेक्नोलॉजिकली ही रिसाइकिल नहीं हो सकती, वो नॉन रिसाइक्लेबल है। और वैसे तो देखा जाए तो रिजिड प्लास्टिक्स जैसे कि पीईटी, एचडीपीई, कई बार आपके घर में जो ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ऊपर एचडीपीई लिखा होता है, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो। तो ये उस प्रकार की प्लास्टिक्स हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है। हालांकि इनकी रिसाइकलिंग में प्रोड्यूसर के ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए सरकार का, और सरकार को इनफॉर्मल रिसाइकलिंग चेन को भी इनसे मिलाना चाहिए। ठीक है। फिर अगर आप देखो तो कुछ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स हैं जैसे एलडीपी और पीपी बैग्स। ओके, इन एलडीपी और पीपी बैग्स भले ही ये रिसाइक्लेबल है, लेकिन इनकी रिसाइकलिंग में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि दे आर कंटामिनेटेड विद ऑर्गेनिक वेस्ट, लाइट वेस्ट एंड हाई वॉल्यूम। बेसिकली ये इंडिविजुअल फॉर्म में ये प्लास्टिक्स नजर नहीं आती, एलडीपी पीपी बैग्स, ये किसी और चीज के साथ मिली हुई नजर आएंगी, और तब जब आप इनको रिसाइकिल करोगे तो इनकी रिसाइकलिंग बहुत महंगी पड़ेगी। और रिसाइकलिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट का मार्केट में पहुंचेगा वो इतना ज्यादा महंगा हो सका होगा कि लोगों को लगेगा कि नई प्लास्टिक बना लो, पुरानी प्लास्टिक को क्यों रिसाइकिल करें। इसीलिए यहां पे ड्राफ्ट ईपीआर में जो मैंडेटेड यूज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स है इसको मैंडेटरी किया गया। देखिए, व्हेन इट कम्स टू एलडीपी पीपी बैग्स, मैंने आपको पहले बताया, अगर आप बात कर रहे हो पीईटी और एचडीपी की तो इनको आप आसानी से रिसाइकिल कर सकते हो, लेकिन जब एलडीपी और पीपी बैग्स की रिसाइकलिंग की बात आती है तो ये उतनी आसानी से रिसाइकिल नहीं हो रहे हैं। तो इतनी आसानी से रिसाइकिल नहीं हो रहे हैं, इनकी रिसाइकलिंग में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। वो पैसा जब लोगों की जेब से निकलने लगेगा तो वो सोचेंगे कि नई प्लास्टिक्स इस्तेमाल कर लो, ये एलडीपी पीपी बैग्स हम क्यों इस्तेमाल करें। तो इस कंटेक्स्ट में होगा क्या कि अगर ईपीआर में मैंडेटरी यूज है रिसाइकलिंग का, जो कि है, तो उसके चलते जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो यूजर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा, उनको मजबूरी में रिसाइकलिंग करनी ही पड़ेगी। और जब रिसाइकलिंग का पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा तो लॉन्ग टर्म में ये जो रिसाइकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं इनके दाम भी स्टेबलाइज हो जाएंगे। ये बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। फिर प्रोसेसिंग की बात बताई जा रही है। नॉट ऑल द प्रोसेसिंग इज रिसाइकलिंग। प्रोसेसेस लाइक वेस्ट टू एनर्जी,
co-processing and incineration have been proven to release carbon dioxide, particulate matter, harmful dioxins and furans, which have negative climate and health effects. बेसिकली ऑथर यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को आप प्रोसेस करने की कोशिश करते हो तो उस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग वाले एलिमेंट पे भी इस पर्टिकुलर ईपीआर के ड्राफ्ट रेगुलेशंस ने ध्यान नहीं दिया है। प्रोसेसिंग कहीं कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट टू एनर्जी को प्रोसेसिंग इंसिनरेशन जैसे कॉस्ट इफेक्टिव प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर रिलीज करते हैं, डाइऑक्सिन्स फ्यूरॉन्स रिलीज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमको ऐसे प्रोसेसिंग मैकेनिज्म्स को डिप्लॉय करना है जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो उसके लिए चाहिए कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स जैसे कि पायरोलिसिस हो गया, केमिकल रिसाइकलिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो जाता है और इसमें भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स और पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। तो प्रोसेसिंग के रिस्पेक्ट में एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर स्केल पे बनाने की जरूरत है, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत है और वो उसका कोई भी मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। एक स्वच्छ आईटीसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिसने अब तक 1000 मेट्रिक टन मल्टी लेयर्ड और लो वैल्यू फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स को आप कह लो डिस्पोज किया है या रिसाइकिल किया है। लेकिन बड़े स्केल पे इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए पैसा चाहिए, सरकार की तरफ से भी, प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी। सरकार के पास ज़्यादा टैक्स रेवेन्यूज है नहीं और प्रोड्यूसर्स अपने मार्जिन को सफ़र नहीं करना चाहते। और इसीलिए आप देखोगे जो एंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस है, ये जो प्रोसेसिंग वाला सेक्टर है, ये बहुत बार इकोनॉमिकली भी, इन्वायरमेंटली भी और ऑपरेशनली भी अनसस्टेनेबल हो जाता है। यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोसेस हैं, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस, अदर केमिकल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स जिनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, वो हो नहीं पाते हैं और कुल मिला के प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता है। जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं ईपीआर की, उसमें प्रोसेसिंग पे इनफैक्ट ध्यान ही नहीं दिया गया उतना, जिसको ऑथर यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था आर्टिकल, आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पैनल टू लुक इनटू विड्रॉल ऑफ एफ्स्पा फ्रॉम नागालैंड इज अ वेलकम मूव। तो भाई नागालैंड सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि भाई एक हाई पावर्ड पैनल लगेगा जो इस बारे में बातचीत करेगा कि नागालैंड से एफ्स्पा को विड्रॉ करो। अभी के लिए आप कह सकते हो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, थोड़ा बहुत तो नागालैंड के लोगों को चैन मिलेगा, चूंकि रिसेंटली ही नागालैंड में मॉन मैसेकर हुआ था जहां आर्म्ड फोर्सेस की यूनिट ने 15 सिविलियंस को मार दिया, एक आर्म्ड फोर्स के पर्सन की भी मौत हुई है। यहाँ पे आर्मी ने इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और आर्मी ने बोला है कि हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं और हम इसके लिए बहुत ज़्यादा खेद करते हैं। और कुल मिला के एक यहाँ पे कमेटी भी बनाई गई है और उस कमेटी को हेड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, केंद्र सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट। हालांकि उन्होंने इसके बारे में, कमेटी के बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। जो भी एक कमेटी पैनल बनाया गया है, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है वो नागालैंड की सरकार की तरफ से निकल के आ रही है। बट बहरहाल अगर सच में ऐसी कोई कमेटी बनाई भी गई है तो भी ये प्रोग्रेसिव बात है। यहाँ पे देखिए नागालैंड सरकार ने यह भी बोला है कि ये अपनी खुद की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी इनिशिएट कर रहे हैं और इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत वो आर्मी यूनिट जिसने ये मॉन मैसेक्रे किया था और वो लोग जो इस मॉन मैसेक्रे में पर्सनल्स इन्वॉल्व थे, उनके अगेंस्ट एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नागालैंड सरकार ने शुरू कर दी है। उनके पास राइट नहीं है, ताकत नहीं है, बट वो शुरू कर चुके हैं। एफ्स्पा की बात करिए तो आसाम में लगा हुआ है, नागालैंड में लगा है, मणिपुर में लगा है, अरुणाचल प्रदेश की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लगा है। ठीक है, वो स्टेट्स जो कि आसाम को बॉर्डर करते हैं उनके 8 पुलिस स्टेशन के इलाकों में लगा हुआ है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक जलजला सा चाली है कि भैया एफ्स्पा को यहाँ पे हटाओ। मेघालय के चीफ मिनिस्टर पहले ही मेघालय से इसको हटवा चुके हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि भैया तुरंत इसको हमारे यहाँ से हटाओ। इनफैक्ट अगर आप देखो तो मनमोहन सिंह जी के अंदर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस की जब सरकार थी, इन्होंने एक जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी बनाई थी एफ्स्पा हटाने के लिए। उसने बोला भी था कि एफ्स्पा एक हाईली अनडिजायरेबल एक्ट है, इसको हटाने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इस एक्ट को हटाया नहीं गया है। आर्मी ने साफ साफ बोला है कि अगर आप एफ्स्पा एक्ट को हटा देते हो तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे। हालांकि कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। त्रिपुरा से इस एक्ट को मई 2015 में हटाया गया और अब तक वहां पे नहीं आया है। मेघालय से इस एक्ट को 1 अप्रैल 2018 को हटाया गया, तब से ये वहां पे नहीं आया है। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सब जगहों से भी एफ्स्पा एक्ट को हटा दिया जाए, बशर्ते लोगों की वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंसर्जेंट्स को सपोर्ट ना करें, इंसर्जेंसी को कम करें। क्योंकि कल की डेट में एफ्स्पा हट जाता है और हमारे आर्म फोर्सेस के खिलाफ कोई अटैक हो जाता है जिसमें हमारे आर्म फोर्सेस के जवान शहीद हो जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही अनडिजायरेबल होगा। ये ना हमारी सरकार चाहती है और ना ही नॉर्थ ईस्ट के लोग चाहते हैं। तो ये ओवरऑल पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइटनिंग ग्रिप। चाइना इज होपिंग हांगकांग्स फाइनेंशियल स्टेटस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इट्स पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए
1 जुलाई 2022 ये वो दिन है जब 25 साल पूरे हो जाएंगे कि हांगकांग हैंड ओवर किया गया था चाइना को। किसके द्वारा हैंड ओवर किया गया था? तो इंग्लैंड के द्वारा हैंड ओवर किया गया था। डेन जाओपिंग ने इस हैंडओवर के समय पे गारंटी दी थी कि अगले 50 सालों तक हांगकांग का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हम बना के रखेंगे, हांगकांग के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसा हांगकांग में पहले का कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जैसे वहां पे जिंदगी जीने का तरीका है, वो 50 सालों तक चलता रहेगा। ये हांगकांग के बेसिक लॉ में लिखा हुआ था। 50 साल की गारंटी दी थी। उस समय पे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 50 साल चल नहीं पाएंगे, चाइना एक डिक्टेटर कंट्री है और ये कभी ना कभी हांगकांग के ऊपर कब्जा कर ले। लेकिन 24 सालों तक ये सिस्टम चाइना के अंदर चलता रहा, हांगकांग के अंदर चलता रहा, जिसको आप बोलते हो वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल। लेकिन अब ये वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल क्रम्बल हो चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो हांगकांग था, जो कि अपने आप को एक डेमोक्रेटिक इनक्लेव की तरह बताता था विद इन एन अथॉरिटेरियन स्टेट, चाइना अथॉरिटेरियन स्टेट है, वहां पे तानाशाही है और उसके अंदर एक छोटा सा इलाका है हांगकांग, और हांगकांग एक डेमोक्रेटिक इनक्लेव की तरह काम कर रहा था। लेकिन अब वो डेमोक्रेटिक इनक्लेव नहीं बना है, उसका पूरा का पूरा जो सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है वो बदल दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना को पूरी उम्मीद है कि हांगकांग की जो फाइनेंशियल आप कह लो स्ट्रेंथ है वो डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। क्योंकि किसी को भी अगर चाइना के मार्केट का एक्सेस चाहिए तो वो हांगकांग के थ्रू ही होके आ सकता है। ओके, और हांगकांग के अंदर ये पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक इनक्लेव जा चुका है। किस बात से पता चलता है? 23 दिसंबर को कैंपस ऑफ हांगकांग यूनिवर्सिटी में जो पिलर ऑफ शेम खड़ा था 1997 से, इसको हटा दिया गया। ये पिलर ऑफ शेम किस चीज को कॉमेमोरेट करता था? 4 जून 1989 को तियानमन स्क्वायर पे जो मैसेकर हुआ था डेन जाओपिंग के समय पे, स्टूडेंट्स उतर आए थे जमीन पे और वो डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी को, उनको बुरी तरीके से मारा था चाइना की आर्म्ड फोर्सेस ने। उस चीज को याद करने के लिए एक प्रॉपर स्टैच्यू बनी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में, इस स्टैच्यू को यहाँ पे हटा दिया गया। आपको पता होना चाहिए तियानमन स्क्वायर के बारे में आप चाइना के अंदर कहीं भी बातचीत नहीं कर सकते, वहां के इंटरनेट पे आपको तियानमन स्क्वायर नजर नहीं आएगा। लेकिन यही तियानमन स्क्वायर को याद किया जाता था यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में पिलर ऑफ शेम से। इसी तियानमन विजिल को हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में भी हर साल मनाया जाता था। तियानमन विजिल को हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में हर साल मनाया जाता था। और ये सब चीजें बताती थी कि ये जो हांगकांग का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, ये कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस है, डेमोक्रेटिक है। लेकिन इस बार ना ही तियानमन विजिल हुआ और ये पिलर ऑफ शेम को भी यहाँ पे हटा दिया गया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हांगकांग के अंदर जो भी डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स थी वो अब जा रही हैं। 3 और यूनिवर्सिटीज हैं लास्ट वीक हांगकांग की, जहां से तियानमन के जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे इनको हटा दिए गए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हांगकांग के अंदर जो प्रो डेमोक्रेसी पब्लिकेशन था एप्पल डेली, इसने अपना पब्लिकेशन छापना बंद कर दिया है। जो हांगकांग का एकेडमिक करिकुलम है वहां पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। लिबरल वैल्यूज के ऊपर एम्फेसिस अब नहीं किया जा रहा है। ओवरऑल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जैसे तुमको चला रही है घोड़े की तरह वैसे चलते रहो, इस प्रकार की चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म हो चुका है। हांगकांग के अंदर जितनी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी हट चुकी हैं। नाम के लिए डेमोक्रेसी, जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन में केवल पैट्रियट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी पहले स्क्रीनिंग होगी और ऑलमोस्ट सारे के सारे इलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रो बीजिंग है। वोट डालने भी ज्यादा लोग आए नहीं हांगकांग के अंदर। तो कुल मिला के कह रहे हैं कि हांगकांग का जो डेमोक्रेटिक स्टेटस था वो जा चुका है। अब 2 क्वेश्चंस यहां बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है कि क्या ये सब करने से हांगकांग की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो कम होगी? तो देखिए ऐसा लग नहीं रहा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम होगी, क्योंकि इकोनॉमी आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे नहीं चलती है, वो चलती है प्रॉफिट मोटिव पे। अभी भी दुनिया भर के जितने भी बिजनेसेस हैं उनको पता है कि चाइना के मार्केट का एक्सेस चाहिए तो हांगकांग में अपने बिजनेस को रजिस्टर करो। तो हांगकांग की लॉन्ग टर्म में जो फाइनेंशियल स्टेटस है उस पर डेंट नहीं आएगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल कंफर्म हो गई, और वो कंफर्म हो गई है ताइवान स्ट्रेट के दूसरी तरफ ये जो ताइवान नाम की कंट्री है इसको, ठीक है, ताइवान को बहुत लंबे समय से चाइना वाले पपलू दे रहे हैं कि तुम भी वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल के अंदर आ जाओ। ताइवान वालों को अब ये समझ में आ गया है कि अगर वो वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल के अंदर आए तो आज जो हांगकांग के साथ हुआ है वो कल उनके साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ताइवान अपने आप को पूरी तरीके से चाइना से सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहा है। वो कितना सेग्रीगेट कर पाएगा वो एक अलग बात है। और आज का आखिरी आर्टिकल, इसमें मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। लेटेस्ट एडिशन निकला है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का, और इस वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने बताया है कि भाई इंडिया इज वन ऑफ द लीस्ट इक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा वन ऑफ द बिगेस्ट अनइक्वल कंट्रीज अगर दुनिया में कोई है
तो वो इंडिया है। अगर देखा जाए तो ग्लोबल मल्टी मिलियनियर्स ने पिछले कुछ डेकेड्स में सबसे ज़्यादा ताकत और पैसा अपने हाथ में रखा है। मिड 1990 से अब तक देखा जाए तो जितनी भी एडिशनल दौलत पैदा हुई है, टॉप 1% लोगों ने 38% एडिशनल दौलत हथिया ली है और बॉटम 50% लोगों ने केवल 2% एडिशनल दौलत को यहां पे अपनाया है। और जो फॉरवर्ड है इस रिपोर्ट का, जिसको दिया है नोबेल लॉरेट अभिजीत बनर्जी और एस्थर दुफ्लो ने, इनका ये बोलना है कि इंडिया इज नाउ अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अनइक्वल कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट है। मतलब इनफैक्ट आप कह लो कि इनइक्वालिटी इंडिया में यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड स्टेट्स से, चाइना, रशिया और फ्रांस से ज्यादा है। मतलब हमारे यहाँ पे गरीबी ज्यादा, गरीबी नहीं मतलब इनइक्वालिटी, गरीब और अमीर के बीच का फर्क हमारे यहाँ पे ज्यादा है। इससे बेटर तो तब था जब हम सोशलिस्ट इंस्पायर्ड 5 ईयर प्लान कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जब 5 ईयर प्लान चलाए जा रहे थे तब देखिए क्या बोला गया था कि भाई कॉलोनियल रूल के अंदर जो टॉप 10% लोग थे उनके पास 50% दौलत थी इंडिया की, ठीक है। जब 5 ईयर प्लान्स इंप्लीमेंट किए जाने लगे तो इन टॉप 10% लोगों के पास दौलत पहुंची 35 से 40%। तो पहले 50% दौलत थी कॉलोनियल रूल के दौरान, 5 ईयर प्लान चलाए गए तो 50% से कम होकर 35-40% हो गई। लेकिन जब भी मिड 1980 से डी रेगुलेशन और डी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी शुरू हुई है, भाई एक्सट्रीम इनइक्वालिटी आई है वेल्थ को लेके, इनइक्वालिटी को लेके। भाई किसी के पास पैसा ज्यादा है तो बहुत ज्यादा है और किसी के पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं है। ओके, और यहां पे थोड़ा पॉलिटिकल भी हो रहा है आर्टिकल। सीमा चिश्ती जी ने भाई ओपनली यहां पे बहुत बुरी तरीके से मोदी सरकार की बुराई की है। इनका ये बोलना है कि भाई 2014 के बाद तो एक ऐसी लहर आई है कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को सब कुछ दिया जा रहा है, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और ये प्राइवेटाइजेशन, ये बड़े बड़े बिजनेस के हाथ में सब कुछ देना का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर आगे आने वाले समय में इनइक्वालिटी जो है ना वो और बढ़ेगी। लेटेस्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से जो बॉटम 50% लोग हैं उनके हाथ में केवल 13% वेल्थ है और ज्यादा से ज्यादा जो वेल्थ है वो टॉप के कुछ लोगों के पास है। तो ये जो मैंने स्टैटिस्टिक्स यहां पे आपको बताए हैं ना, इनको याद रखिएगा। इनफैक्ट अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में वो स्टेट्स जिन्होंने सोशल कंडीशंस को, सोशल सिचुएशंस को सुधारने की कोशिश की है, फॉर एग्जांपल अगर आप तमिलनाडु की बात कर लो, केरला की बात कर लो, कुछ हद तक कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में सोशल स्ट्रक्चर्स, इंट्रेंच्ड सोशल स्ट्रक्चर्स को तोड़ के डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, तो ये स्टेट्स आज की डेट में इंडिया के बाकी स्टेट से ज्यादा डेवलप्ड है। इंडिया में सेक्युलराइजेशन की बात की जाती है तो ये बोल रही सीमा चिश्ती जी कि बीजेपी सरकार एक धर्म को इंपॉर्टेंस देती है, एक भाषा को इंपॉर्टेंस देती है, तो इसके चलते और इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अगर सच में आप डेमोक्रेसी लाना चाहते हो, सेक्युलराइजेशन लाना चाहते हो, तो सबको सपोर्ट दो, सबको आगे बढ़ने का मौका दो, तब ज़्यादा इनइक्वालिटी कम होगी। इस प्रकार की भी कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखा है। आपके लिए ओवरऑल यहाँ पे काम का क्या है। अच्छा, एक और फैक्टर यहाँ पे बहुत अच्छा है। एक अनिंद्यो चक्रवर्ती नाम के एक कह लीजिए इकोनॉमिस्ट हैं, ट्रिब्यून में इन्होंने लिखा। इन्होंने क्या लिखा कि भाई देखिए 1951 से लेकर 1981 तक जो पर ईयर बॉटम 50% लोग थे इंडिया की, उनकी जो इनकम थी वो 2.2% पर ईयर बढ़ी। मतलब इंडिया के अंदर जो 50% निचले तबके के लोग हैं, अगर आप ऊपर से नीचे तक लोगों को रैंक कर दो पैसे के आधार पर, मैं बता दूं ये रैंकिंग पैसे के आधार पर कह रहा हूं, किसकी कितने पास कितने पैसे हैं, कितने रिसोर्सेज हैं। तो जो बॉटम 50% लोग हैं जिनके पास कम पैसे हैं, उनका अगर आप इनकम इंक्रीमेंट देखो 1951 से 1981, 1951 से 1981, तो सालाना बढ़ा 2.2%। अब 1981 के बाद और तेजी से बढ़ना चाहिए था, क्योंकि 1980s वो डेकेड था जब थोड़ी बहुत प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया था। 1990s में तो बहुत तेजी शुरू हो गया था। तो अब 2021 तक, तो मतलब 1981 से लेकर 2021 तक जो सालाना बॉटम 50% की इनकम का जो बढ़ने का रेट है वो और तेज होना चाहिए था, लेकिन वो तेज नहीं हुआ है। अनिंदो चक्रवर्ती साहब का बोलना है कि 1981 से लेकर 2021 तक भी सालाना जो लोगों की इनकम बढ़ रही है वो 2.2% पे बढ़ रही है। तो जब पहले सोशलिस्ट संविधान था तब भी इनकम धीमे बढ़ रही थी, जब बाद में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन आया तब भी इनकम धीमे बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने केवल अमीरों की मदद की है, गरीबों को और सेग्रीगेट कर दिया है। बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीज़ों का लिंक नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।